Hi guys, welcome back to the channel and welcome back to the series of React and Node. हमने सीखा था कि कैसे हम यूज स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं और हुक्स में हमने जाना था कि और भी सारे हुक्स है, पर हमने स्टार्ट किया था यूज स्टेट के साथ। तो हमने एक बेसिक यूज स्टेट का काम देखा था कि कैसे होता है। जैसे हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया तो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट किया तो डिक्रीमेंट हो रहा है, और जब चेंज दबा रहे हैं तो नाम भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमने इस्तेमाल सीखा था। आज हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे यूज स्टेट हुक में, जहाँ पे हम इनपुट के साथ काम करेंगे, यानी कि ऑन चेंज इवेंट के साथ हम काम करेंगे। तो मैंने बोला था कि आपको कि जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे कि कोई भी वेबसाइट काम करते हैं रिएक्ट में, तो हम क्या करते हैं कि उसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तो आज देखेंगे कि कंपोनेंट में हम कैसे ब्रेक करके काम करते हैं। एसआरसी पे गए, वहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ गया, बना लिया और फोल्डर का नाम दे दिया कंपोनेंट्स। ओके, और यहाँ पे जाके हमने अपना एक नया फाइल बना लिया जिसका नाम दिया हमने फॉर्म डॉट जेएसएक्स। गुड, फिर जाके हमने मारा एंटर। और अच्छा, और मैंने जो ये आर ए एफ सी टाइप किया, ये आप अगर सोच रहे कि ये मैंने लिया कहाँ से है, तो दिखा देता हूँ मैं। आप चाहिए एक्सटेंशंस में और क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए रिएक्ट ES7। देखिए, और मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है रिएक्ट ES7 स्निपेट्स। आप दोनों ही इंस्टॉल करके रख दीजिए, ये एक है ये और एक है ये। नेटिव की आपको ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, आप सिंपल रिएक्ट का अगर डाउनलोड करके रखेंगे तो भी होगा। दोनों में ही नेटिव का सपोर्ट है, जे स्निपेट्स का भी सपोर्ट है। ठीक है, तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं। फिर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा के हम लिखेंगे फॉर्म। ओके, सो फॉर्म क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है जब हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हम फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं। कोई लॉगिन फॉर्म हो जाए, साइन इन फॉर्म हो या फिर कोई भी तरह का फॉर्म हो, हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्म टैग का। करेक्ट। और ये हमने वैनिला जेएस पे भी ऐसे ही फॉर्म को बिल्ड किया है। आपको भी पता है, जिसने जिसने काम किया है वैनिला जेएस पे, जिसको पता है वो उसको जा होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम दो इनपुट लेंगे। एक लिख रहे हैं हम डिव करके, जहाँ पे दे रहा हूँ मैं एक लेबल दे रहा हूँ HTML फॉर नेम, नेम और एक इनपुट। याद रखना, HTML4 का जो वैल्यू है स्ट्रिंग का और आईडी का जो वैल्यू है सेम होना चाहिए। क्यों? वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपको पता होगा शायद, पर फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू होगा एज के लिए, और यहाँ पे भी मैं दे रहा हूँ नेम एज। ओके, और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट की जगह होगा नंबर। गुड, सो देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक देंगे बटन। एक डिव लिया, उसके अंदर मैंने दे दिया बटन। बटन में क्या कर रहा हूँ, ऐड, ऐड डेटा। यहाँ पे हम डेटा को एक नीचे प्रिंट करवा देंगे। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, जब आपको एक बड़े कंटेनर की तरह काम करना हो तो ये आपको रिएक्ट फ्रैगमेंट्स इसको बोलते हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसको बोलते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट्स। ये अननेम्ड होता है और ये हमको एक कंटेनर प्रोवाइड कर देता है, जहाँ पे हम काम करके हम अपना खुद का एक कंटेनर बिल्ड करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमारे पास आ गया, बटन भी आ गया, यहाँ पे लेवल और इनपुट भी आ गया। तो हम देखते हैं कि बना क्या है। देखिए, अभी के लिए कुछ आउटपुट दिखा नहीं रहा है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो चलिए इंपोर्ट करते हैं।
मैंने तभी कहा था कि कंपोनेंट्स में हम काम करते हैं, तो देखिए कैसे इंपोर्ट होता है। ठीक है, आप डिव दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब इंपोर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे इंपोर्ट फॉर्म, देखो ऑप्शन दे दिया हमें, और हमें जाके देना है फॉर्म। तो ऐसे दिखता है एक इंपोर्ट, जब हम कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं तो ऐसा होता है इंपोर्ट का स्टाइल, और ऐसे दिखता है वो इंपोर्ट। ठीक है, और जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें याद रखना होगा ये सिंगल इंपोर्ट होगा, सिंगल लाइन इंपोर्ट होता है, ना कि डिव की तरह होता है। ये काम होता है सिंगल लाइन पे। ठीक है, यानी कि सिंगल टैग इंपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो अब हम अगर यहाँ पे जाए तो देखिए हमारे पास अब दो इनपुट एक बटन आ चुका है, करेक्ट। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं और हमारे पास अभी के लिए बस एक स्ट्रक्चर है, HTML एक जस्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर है, और बटन यहाँ पे दे रहा हूँ, इसका टाइप में दे रहा हूँ सबमिट। ठीक है, और जब अगर आप देखें यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे री रेंडर हो रहा है। शायद हमें मालूम है कि क्यों री रेंडर होता है वैनिला जेएस पे। और ये फॉर्म का एक फंक्शन है कि जब भी आप कहीं पे डेटा को सबमिट की तरह आप एंटर कर रहे हो तो ये फॉर्म हमेशा रिमाइंडर करता है। ठीक है, तो इसे स्टॉप कैसे करें पहले तो इसे मैंने बोला था कि हम यूज़ करते हैं कुछ टाइप के फंक्शन। ठीक है, जैसे हैंड एक्चुअली इवेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑन चेंज हो गया, ऑन क्लिक हो गया, और ये ऑन सबमिट भी है जो हम सबसे ज़्यादा, ये तीन इवेंट है जो हम रिएक्ट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं किसी भी काम पे। इनिशियल से लेके एकदम एडवांस तक हम ये तीन हमेशा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम करना क्या है, हमें हमें करना ये है कि जब एक पहले एक फंक्शन बनाना है हमें, जहाँ पे लिखेंगे फंक्शन हैंडल सबमिट। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे एक इवेंट को, और यहाँ पे देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। गुड, अब ये हमारा हो गया। तो इससे होगा क्या, ये जो हमारा री रेंडर हो रहा है ना बार बार क्लिक करने से, कि हम एक क्लिक कर रहे हैं तो एक बार फिर से री रेंडर हो जा रहा है, फिर से री रेंडर हो जा रहा है। ठीक है, जब हम आएंगे और यहाँ पे इस ऑन सबमिट इवेंट को रेंडर करवाएंगे तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, और अब देखना, अब री रेंडर होना बंद हो गया। जितनी बार मैं क्लिक करूँ फॉर्म अब री रेंडर नहीं करेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हम एक यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने बताया था पहले ही कि यूज स्टेट, अगर आपका इंपोर्ट नहीं हो रहा है यूज स्टेट, तो आप खुद भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा हो रहा है कि आपने लिखा है पर आपका यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं हुआ यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम डियर, देखिए, और इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हम एक इनिशियल स्टेट देंगे जो होगा नेम। इनपुट टैग के लिए, हर एक इनपुट टैग के लिए हम स्टेट अप्लाई करेंगे, और नेम। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा हमने जैसे मैंने बोला था कि अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, कोई भी हो, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, हमको या स्टेट पे या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर एरे हो, हमें स्टेट पे ये एक वैल्यू इनिशियलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये नेम के लिए है, यानी कि नेम इनपुट टैग के लिए है। ठीक है, तो टेक्स्ट इनपुट टैग के लिए, तो यहाँ पे हम देंगे स्ट्रिंग, जिसका इनिशियल वैल्यू होगा एम्प्टी स्ट्रिंग, करेक्ट। और वैल्यू क्या देंगे यहाँ पे,
हमें अगर हम इनने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, तो ये इनपुट ऐसे तो इनपुट ले रहा है, पर क्या होगा कि ये इनपुट कोई वैल्यू अपने आप से नहीं लेगा, कोई वैल्यू सबमिट ही नहीं करवाएगा अपने आप में, ठीक है। तो क्योंकि हमें तो एक वैल्यू चाहिए ना कि कहाँ से ये ले रहा है, कौन सा वैल्यू ये इनपुट में ले रहा है और कौन सा वैल्यू ये सबमिट करवा रहा है, ठीक है। तो हमने दबा लिखा वैल्यू और दिया नेम, ओके। तो जो हमारा वैल्यू है नेम, वो यहाँ पे अब हमने इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था आपको कि JSX हमें बहुत सारे काम करने में बहुत ही मदद करता है और बहुत आसान हो जाता है हमारा कोड टाइप करना। और इसी तरह हम एक और स्टेट लेंगे जहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे एज और सेट एज और यूज स्टेट, ठीक है। यहाँ पे हम एक मिनिमल एज दे रहे हैं कि क्या कौन सा एज होगा, ठीक है। तो सपोज करिए कि हमने दे दिया 10, हमने दे दिया इसका वैल्यू 10, करेक्ट। और इस यहाँ पे भी अगर हमें यहाँ पे भी अगर हमने वैल्यू नहीं दिया तो हमें पता नहीं चलेगा हम एज यहाँ पे भी इस नंबर के लिए या कि टाइप एज के लिए हम कौन सा वैल्यू इंपोर्ट करें और एज का वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो देखिए, अब अब रिएक्ट को भी पता है और आपको भी पता है कि हम यहाँ पे कौन सा वैल्यू इंपोर्ट करेंगे, कौन सा वैल्यू हम इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक है। देखो, तो इनिशियली एक वैल्यू सेट हो गया है। अब इसको हम इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट करें, अभी के लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पे ऑन चेंज मतलब चेंज जब करेंगे तो उसका चेंज में क्या अंतर आएगा, उसका चेंज यानी कि यहाँ पे अभी के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल स्टेट मेरा है एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इवेंट ही नहीं डाला है कि अगर हम कोई की प्रेस करें तो इसका एंड चेंज क्या आएगा। अगर ऐसे देखें तो आप देखो, अगर मैं आपको कंसोल खोल के दिखाता हूँ, ये एरर ये एरर अभी के लिए आप इग्नोर करिए, ठीक है। यहाँ पे देखो देखो लिखा है कि यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर, दिख रहा है आपको। इशू क्या हो रहा है कि हमने एक वैल्यू तो सेंड करवा दिया है इनपुट फील्ड में, पर उसका कोई ऑन चेंज इवेंट नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये क्या क्या अपडेट हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे हमने सिर्फ console log नेम कर दिया तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा है और यहाँ पे भी हमें कोई चेंज नहीं दिखा रहा है कॉन्सेप्ट पे। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऑन चेंज इवेंट हैंडल किया ही नहीं, ठीक है। तो चलिए एक ऑन चेंज इवेंट को हैंडल करते हैं, यहाँ पे ऑन चेंज। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कोई फंक्शन ना बना के, अगर फंक्शन बना भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, फंक्शन बनाना सबसे हैंडल इनपुट या फिर टेक्स्ट टेक्स्ट चेंज। और यहाँ पे जाके हमने दे दिया एक इवेंट और यहाँ पे कर दिया हमने सेट नेम का जो फंक्शन है वहाँ पे दे दिया हमने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया इंपोर्ट यहाँ पे। अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो देखो, अब हर एक इनपुट ये ले रहा है और हर एक इवेंट चेंज ये कॉल कर रहा है, ठीक है। अब भी अगर हम फिर से रिफ्रेश करें तो देखो ऑन चेंज इवेंट हमने इनपुट फील्ड में डाला है क्योंकि एक और जगह में हमने ऑन चेंज इवेंट नहीं डाला है, ठीक है। जब तक हम ऑन चेंज इवेंट को नहीं डालते ये एरर हमको शो करेगा, क्योंकि
हमने कोई इवेंट हैंडल ही नहीं किया है, एक अनकंट्रोल्ड इनपुट हो रहा है अभी। और जब भी हम इसको कंट्रोल करेंगे, यानी कि कोई भी इवेंट डालेंगे, तो यहाँ पे भी मैं वही करूँगा, ऐसे ही फंक्शन ले रहा हूँ मैं, इसको कॉपी कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि टेक्स्ट की जगह होगा नंबर, से नाम आप कोई भी देख सकते हैं फंक्शन का, और यहाँ पे कर दिया मैंने सेट एज। ठीक है, यानी कि जो स्टेट फंक्शन हमने यहाँ पे लिया था, स्टेट अपडेशन फंक्शन। ओके, सो हमने क्या किया, इसको ले जाके कर दिया यहाँ पे पेस्ट, फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। और अगर हम जाके देखें तो देखो एरर भी चला गया, और हम यहाँ पे कुछ भी लिखे, ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया 102, तो वो भी ले रहा है। तो हर एक की प्रेस पे एक एक करके ये चीज रेंडर करवा रहा है। जो कैसे रोका जाता है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले हम यूज स्टेट का काम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी के लिए यूज स्टेट पे फोकस करते हैं। उसका एक और है जिसका हम यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जब भी हम की प्रेस करें तभी वो रेंडर हो, ऐसा हो वैसा ना हो। ठीक है, तो उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं यूज रेफ, जहाँ पे हम डॉम को रीरेंडर ना करवा के सिर्फ उसी जगह के डॉम के उसी नोड पे काम हो रहा है तो उस नोड को अपडेट करवाते हैं। वो और भी वो अलग बात है, वो बाद में हम देखेंगे फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऐड डेटा, तो ऐड डेटा करेगा क्या, यहाँ पे हमने बटन दे के रखा है ऐड डेटा। ठीक है, तो चलिए, मैंने कहा था ना कि यूज स्टेट में हम बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, यूज स्टेट के साथ बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे अभी एक और ले रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं एक स्टेट ले रहा हूँ पहले, एडेड, और ओके यहाँ पे ले रहा हूँ मैं डेटा, और यहाँ पे दे रहा हूँ सेट डेटा। ठीक है, और मैंने यूज स्टेट पे दे दिया है एक एरे। तो देखो यहाँ अब क्या हो गया, ये एरे एक इनिशियल एम्प्टी एरे हो गया, जहाँ पे मैंने क्या किया है, एक यूज स्टेट के मदद से मैंने एक इनिशियल एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये एम्प्टी एरे, ये एम्प्टी एरे अब क्या करेगा कि वैल्यू लेगा। अब जब भी हम क्लिक करेंगे, जब भी हम ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे, तो हमें एक डेटा मिल जाएगा जो हमने यहाँ पे इनपुट में डाला है। सॉरी, शायद चार्ज खत्म होने आ रहा है। ठीक है, तो जो भी इनपुट डेटा हमने डाला है यहाँ पे, वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके उसको प्रिंट करवाएंगे डेटा को। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। तो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं, जिसका नाम देते हैं हम फंक्शन हैंडल प्रिंट। और याद रखना, फंक्शन हम यहाँ पे रिएक्ट पे कैमल केस में लिखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि नाम बहुत ही बड़ा हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे हैंडल प्रिंट डेटा लिख रहा हूँ, इससे भी बड़ा नाम हो सकता है, हैंडल प्रिंट फॉर्म डेटा, या कोई भी डेटा। अगर मैं यहाँ पे फॉर्म भी ऐड कर दूँ तो भी होगा। देखो, तो यहाँ पे हो गया ये फॉर्म डेटा, ये तो नाम बहुत ही बड़ा हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है कि कैसा नाम रहेगा। और नाम हम ऐसे कन्वेंशनल नेमिंग कन्वेंशन ऐसे क्यों रखते हैं, ताकि हमें समझ में आए, और अगर बाद में कोई अगर हमारा कोड देख रहा है तो उसे भी समझ में आए कि ये किस चीज़ के लिए ये काम कर रहा है, ये फंक्शन काम किस चीज़ के ऊपर कर रहा है। तो अगर यहाँ पे लिख के हम ऑन क्लिक, हमने ले लिया एक ऑन क्लिक इवेंट, और हमने क्या किया कि हाँ, यहाँ पे नेमिंग गलत है। अच्छा ठीक है, चलो हमने क्या किया कि ये जो फंक्शन है हमने कॉल कर लिया ऑन क्लिक में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सेट ऑफ डेटा है ना हमारे पास, ये देख रहे हो, ये सेट ऑफ डेटा है। मैंने बोला था ना कि ये फंक्शन जो स्टेट अपडेशन फंक्शन होता है हमारा, ये सेट डेटा करके ये कोई भी नाम दे दो, पर यूज स्टेट के लिए जो हम फंक्शन है कि इनिशियल स्टेट लेते हैं और उसका स्टेट अपडेशन फंक्शन लेते हैं, तो ये प्योर फंक्शन है। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा ठीक से। देखो, हम यहाँ पे कर रहे हैं सेट सेट डेटा। ओके, तो हमने क्या किया, हमने जाके यहाँ पे एक इनपुट ले लिया, इनिशियल इनिशियल डेटा का एक इनपुट ले लिया। ये कैसे काम करता है आपको भी समझ में आएगा जब धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। ठीक है,
एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आप ये कोड देखो तो आप थोड़ा सा खुद से भी प्रैक्टिस कर लो, तो आपको समझ में आएगी कि काम हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आके अब चेक करें कि ये रिटर्न हम क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो रिटर्न हम करवाना चाहते हैं एक सेट ऑफ एरे, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पुराना जो डेटा है उसके साथ हम नए डेटा, जैसे यहाँ पे हो गया नेम, और ये हो गया नेम, और एज, जो हो गया एज, करेक्ट। तो ऑन क्लिक में क्या होगा, ये पूरा का जो 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 डेटा हम इस इनपुट पे डालेंगे, यहाँ पे जो ये डेटा हम इनपुट पे डालेंगे वो ऑन क्लिक में डेट सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्सोल लॉग करके मैं आपको दिखाऊं डेटा, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्यों बोला था कि ये प्योर फंक्शन है। देखो, मैंने यहाँ पे एक डेटा का कॉपी बना लिया है। ठीक है, तो हर बार जब हम एक डेटा इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट में कुछ डेटा लिखेंगे और उसको हम ऐड करेंगे फॉर्म सबमिट, इस ऐड बटन की हेल्प से अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये एक नया एरे बना के हमको दे देगा, ना कि जो पुराना एरे है उसको म्यूटेट करेगा। प्योर फंक्शन का काम है कि कभी वो प्रोवाइडेड डेटा को म्यूटेट ना करे, उसका काम यही है कि एक अनम्यूटेबल स्टेट में रहे। कि इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से हम एक डेटा को इनपुट करवा रहे हैं, एक डेटा का कॉपी बना ले रहे हैं, ताकि जो इनिशियल डेटा है वो कभी भी म्यूटेटेड ना हो। ये हमें बहुत ही ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और स्प्रेड ऑपरेटर का काम, स्प्रेड ऑपरेटर हमें ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें डेटा को म्यूटेट ना करना पड़े, बस उसका एक कॉपी बना लेते हैं और उस कॉपी को हम बार बार रेंडर या इनपुट में डालते रहते हैं, फिर उसको प्रिंट करवा के दिखाते रहते हैं। प्रिंट कैसे होता है मैं दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखा दूं कि डेटा यहाँ पे कैसे आ रहा है। पेज को रिफ्रेश किया, ये देख रहे हो आप, सॉरी, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे है अपना जो दो दो एरे दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है हमें यूज स्ट्रिक्ट मोड की, मतलब स्ट्रिक्ट रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड का एक इशू होता है यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, तो एक, हाँ, तो ये जो स्ट्रिक्ट मोड का काम है ये क्यों करता है ऐसा, मैं आपको, मैंने बोला था कि बहुत बताऊंगा, तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। धीरे धीरे इसका कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे कि क्या क्यों ये दोबारा दिखाता है, जब हम यूज इफेक्ट के यूज इफेक्ट में थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई भी इनपुट देता हूँ, जैसे मैं अपना नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया कोई भी एज, मैंने 50 दे दिया। ठीक है, और मैंने किया ऐड। देखो, दो यहाँ पे एक एरे बन के हमारे पास रेडी है। ठीक है, ये देखो जहाँ पे मेरा यहाँ पे ये नाम और एज पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो कहाँ, जब भी मैं ऐड डेटा पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऐड डेटा पे, तो मेरे को ये नया एरे बना के दे देगा। ये भी कोई भी नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जॉन डो, एज 90। ओके, सो मैंने कर दिया ऐड। तो देखो अब एक और दो एरे, फिर अब दो डेटा आ गया है इस एरे में। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अब ये करना है कि इस डेटा को प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करेंगे मैप मेथड का। आई गेस आपको मैप मेथड मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो जाके चेक कर लीजिए। और यहाँ पे हम लेंगे दो इनपुट्स, एक होगा, एक कोई भी नाम लेता, हम यहाँ पे लेते डी, और यहाँ पे दे देते हैं एक इंडेक्स। ठीक है, ये क्यों दे रहे हैं हम डी और इंडेक्स, डी होगा जो डेटा का ए और एक सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इंडेक्स क्यों दे रहे हैं दिखा रहे हैं। अगर हम इंडेक्स ना दें, यहाँ पे मैंने दे दिया div ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, यहाँ पे आके मैंने एक पैराग्राफ टैग ले लिया, जहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस करके, देख रहे हो कितना आसान कर दिया JSX ने, कि हम यहाँ पे सब कुछ लिख रहे हैं। अलग से हमको ये नहीं लिखना पड़ रहा है कि क्रिएट एलिमेंट, अपेंड चाइल्ड,
क्रिएट द क्लास लिस्ट, ये हमें लिखना नहीं पड़ेगा। ये जैसे एक समय मदद करता है पूरे काम को आसान कर देने के लिए, करेक्ट। सो अगर हम यहाँ पे ठीक से देखें तो यहाँ पे डी डॉट और जो अपना डेटा था, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक और पैराग्राफ देके इसको दे दिया डी डॉट एच, करेक्ट। तो फिर भी देखो आपको यहाँ पे, ऐसा तो यहाँ पे दिखाएगा कुछ नहीं, अगर मैं रिफ्रेश करूं और यहाँ पे मैंने दे दिया कोई नेम, जैसे दे दिया एलेक्स, ठीक है, और एज 10, मैंने किया क्लिक ऐड, देखो एलेक्स और दिखा रहा है, पर यहाँ पे देखो कि एरर दिखा रहा है। समझ रहे हो कि ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ओके, यानी कि हर एक चाइल्ड का एक यूनिक की प्रॉपर्टी होना चाहिए। और वो किस लिए, क्योंकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक यूनिक डेटा है, उस पे कोई अलग से कोई कॉपी डेटा, उस पे उसके अंदर कोई पहले डेटा का और इस डेटा का कोई इनिशियल लीक नहीं है। की अलग होगा और उसका जो की वैल्यू पेयर है उसमें सर की सेम है, पर वैल्यू हर एक चीज़ का अलग है, और डेटा भी कॉन्सिस्टेंटली यूनिक है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और की दबाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे की और दे देंगे इंडेक्स। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिया था कि ये जो एरे है यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे जीरो इंडेक्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये जीरो इंडेक्स का एक पहला वैल्यू है। और यहाँ पे अगर हम एलेक्स के साथ ऐड कर दे रॉबर्ट, और एज दे दिया हमने 30, और फिर हमारा इंटर, देखो तो एक और डेटा आ गया। तो हर एक डेटा के लिए यूनिक की वैल्यू अब यहाँ पे रेडी है, ठीक है, जो है एक इंडेक्स। तो अब अगर ये डेटा डिलीट हो गया तो क्या होगा कि इसका एक यूनिक रह जाएगा जो अब ये वाला इंडेक्स पे काम करेगा, ठीक है। तो ये यूनिक डेटा के हिसाब से काम करता है। अभी तो ये रहा, ये यूस्टेट का एक थोड़ा सा एडवांस काम है। और भी है, ये थोड़ा एडवांस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके साथ थोड़ा सा पढ़ेंगे यूज इफेक्ट भी कैसे काम करता है। आज के लिए बाय बाय।